नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में। राहुल का कमेंट क्लास शुरू होते ही आया है। बड़े वॉइस आ रही है, चलो ठीक है। राहुल का कमेंट है, बड़े ही खड़ूस सर हैं। हमारा तो कमेंट ही काट दिए। तेरे साथ वही हो रहा है ना, बाबा जाने मन की बात है। अब यार तू है ही बेशरम इंसान, तू क्या करूँ अब बता। क्या चला गया आंखों। गेट लगा दे भैया। क्यों? कौवे जैसी जवान को क्यों चलाता रहता है? आराम से शांति से पढ़ा नहीं जाता तुझ पे? हाँ जी, टॉपिक पर आओ चलो। नमूनों की बातें छोड़ो। आज तो कोट पैंट में हो। कोट का तो समझ आता है, तूने पैंट कहां से देख लिया। चला जा मेरे भाई, पढ़ ले। कल की क्लास में हम लोगों ने लूनी रिवर के बारे में पढ़ लिया था और माही रिवर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ओके, चलिए तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। मैं भारत का मानचित्र बनाकर उस पर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कौन कौन सी नदियां हम लोग कवर कर चुके हैं। यूपी पुलिस के जाबाज सिपाहियों, कल की क्लास में जो पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको वो था कि यहां से एक नदी निकलती है और यहां उसका एंड हो लेता है। इस नदी का नाम क्या बताया था? लूनी। यहां से एक नदी निकलती है और यूं होते हुए यहां जाकर इसका एंड हो जाता है। राइट। इस नदी का नाम क्या था? माही। कौन सी नदी थी ये? माही नदी थी। अब हम पढ़ने वाले यहां से एक नदी निकलेगी और यहां से यूं निकलते हुए यहां जाकर इसका एंड हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट है क्या? तो आपका आंसर होगा ये वाला जो पार्ट है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की खाड़ी है ना। चौधरी का कमेंट आ रहा है, सर जी आज तो बारात में जाओगे? हाँ, बारात में नहीं है, बराबर में भंडारा हो रहा था तो मैंने कहा आज कोट पहन के चलो। खुश। पढ़ ले भाई। अब जो ये बीच वाली नदी है, इस नदी का नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी है। कहां से निकलती है ये? ये उद्गम कहां से होता है इस नदी का, साबरमती का? इसका उद्गम होता है सर उदयपुर पहाड़ी से। बहती कहां कहां है? तो आंसर होगा आपका, ये बहती है सर राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में बहती है। ये नदी कहां कहां बहता है? राजस्थान और गुजरात में बहता है। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या फिर सीधा सीधा यूं कह लो, ये एक पॉल्यूटेड रिवर है। बस इतना काफी है। ये है पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। ये भारत की प्रदूषित नदी है।
राइट। अब आ जाओ एक और नदी के बारे में पढ़ते हैं। यहां से एक नदी जाएगी यूं, इस नदी को कहा जाता है नर्मदा। नर्मदा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से इसके बारे में। नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका कहां से? तो आपका आंसर होगा अमरकंटक से। अमरकंटक पहाड़ी एमपी से होता है, राइट। अमरकंटक पहाड़ी से होता है और कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है। ये नदी एमपी से निकलती है तो महाराष्ट्र जाती है, और आगे बढ़ती है तो गुजरात जाती है, और आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है खंबात की खाड़ी। अब आप देख रहे हो किधर जा रही है, ये पश्चिम की नदी है। तो ये पश्चिम प्रवाह वाली, ये पश्चिम प्रवाह वाली नदी है। और आगे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भ्रंश घाटियों से गुजरती है। अब ध्यान से समझना, भ्रंश घाटी की अगर मैं बात करूंगा तो भ्रंश घाटी का मतलब क्या है? ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरती है। और आपको अच्छे से पता है कि वो नदी जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, क्या वो डेल्टा बनाती है? आपका आंसर होगा ऐसी नदी डेल्टा कभी नहीं बनाती। तो भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, इस वजह से ये डेल्टा बनाती है। आपका आंसर होगा ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये डेल्टा का निर्माण करती है? आपका आंसर होगा सर ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। और नर्मदा नदी में और क्या खास बात है सर? नर्मदा वर्तमान में सबसे शुद्ध नदी है। किस किस पहाड़ी के बीच में बहती है? तो ऊपर इसके पहाड़ी है, नीचे भी पहाड़ी है इसके, बीच में क्या है? बीच में है सर नर्मदा। यूं है ना। ऊपर वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है विंध्याचल। ऊपर वाली जो पहाड़ी है इसका नाम क्या है? विंध्याचल पहाड़ी। नीचे वाली जो पहाड़ी है इसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, इनके बीच में कौन सी नदी है? तो आंसर होगा इनके बीच में है सर नर्मदा नदी। इनके बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। आगे बात समझ में? कमेंट करो जल्दी, समझ आया नहीं आया? यार एक सेकंड रुको, मेरी आंख में ना ये बाल टूट के गिर गया है। पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल ऐश्वर्य बनाती है ये।
माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सारी नदियां जो है ना ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ब्रंस घाटियों से होकर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है ज्वार नद मुख। ऐश्वरी से मिलती है। आपको आज एक नई सर से मिलवाया जाए, बताओ क्या कहते हो। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कल जो पढ़ाई थी वही काटती है, चेंज नहीं हुई है रात रात में। मिलवाया जाए। चलो, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की इसको क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है। नर्मदा को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा लाइफ लाइन कहा जाता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो तवा, दुधी, सेर, शक्कर, ये सब नदियों के नाम है। तवा, दुधी, सेर, शक्कर, ये क्या है? सहायक नदी है। ठीक है ना? ओके। डेल्टा बेसिकली फर्टाइल एरिया होता है, यानी उपजाऊ क्षेत्र जो होता है ना, उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसको डेल्टा कहा जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा ज्वारनद मुख की, तो ज्वारनद मुख जो होता है उसकी अगर मैं बात करूंगा तो ज्वारनद मुख जो है वो क्या होता है? एक पाइपलाइन की तरह सीधा सीधा रिवर का एंड हो जाता है। ओके, यही दोनों में फर्क होता है। बराबर है। जितने लोग लाइव हो, अभी मैं एक सर से मिलवाऊंगा, सारे लोग कमेंट में आ जाना, बस हाय हेलो, है ना, मतलब उनका वेलकम होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ किसी बैच में गया था मैं, बच्चों ने बहुत जोरदार स्वागत किया था, है ना। 1 मिनट बुलाता हूँ। हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। हाँ जी, हाँ ऑन हो गया। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। आइए जी आइए। देखो डियर, आज है एक स्पेशल प्यारी सी अनाउंसमेंट जिसके लिए मैं आया हूं। और होता क्या ना, प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम प्रणाम, राम 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 राम। प्रणाम मेरे भाई। देखो जी, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट है जिसके लिए मैं आया हूं। ठीक है, वो अनाउंसमेंट क्या है? वो अनाउंसमेंट है हमारे स्पोकन इंग्लिश के बैच को लेकर। हमने डियर स्पोकन इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया था, जिसको 10-12 दिन ही हुए होंगे, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और ये बैच 3 महीने में एक ही बार आता है। ठीक है, तो हजारों एडमिशन होते हैं इस बैच में और 3 महीने में एक ही बार ये बैच आता है, जिसकी बड़ी नॉमिनल सी हम कोर्स फी रखते हैं। 700 या 800 रुपीज आपको उसकी कोर्स फी शो कर रहा होगा। अब इस बैच को निकालने का पर्पज क्या है? ठीक है, बैच को निकालने का पर्पज एक ही है मेरे दोस्त। बैच को निकालने का पर्पज ये है कि आज के समय की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, ठीक है, आज के समय की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो स्पोकन का क्रेज इतना, ठीक है, स्पोकन का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है मेरे भाई कि आपको एक रिक्वायरमेंट पड़ गई है स्पीकिंग की भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने की। आपको एक बहुत ही अजीब एक किस्सा सुनाता हूं जो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश आपको थोड़ी सी समझाएगा आज के टाइम में। ठीक है ना, आज के टाइम में समझाएगा। एक जो है मेरा स्टूडेंट था जो अभी दिल्ली पुलिस में कुछ दिन पहले लगा था एसआई, तो उसको छुट्टी चाहिए थी। तो उसने बोला सर मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दी, वो भी इंग्लिश में, वो भी खतरनाक वाली इंग्लिश। कहता मेरे को तुरंत छुट्टी मिल गई।
एक मेरा दोस्त था जो कांस्टेबल था, उसको भी छुट्टी चाहिए थी, उसने भी एप्लीकेशन सेम ऑफिसर के पास लिख के दी, और उसकी जो एप्लीकेशन थी वो हिंदी में थी, उसको छुट्टी नहीं मिली। उसको बुलाया, कहता मजबूरी क्या है जो छुट्टी चाहिए तेरे को ये, तो बेटा इंग्लिश वाली एप्लीकेशन को छुट्टी मिल गई और हिंदी वाली एप्लीकेशन को छुट्टी नहीं मिली। ऐसा क्यों? एक मेंटेलिटी है, कहते इंग्लिश बोल रहा है तो भला इंसान ही होगा, हिंदी बोल रहा है तो हम 100 सवाल खड़े कर देंगे। ठीक है, ये कहानी है। तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। ये तो रही रियल ग्राउंड की बात, ये तो रही रियल ग्राउंड की बात। अब मैं आपके एक बात बोलता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर रिप्लाइंग टू दैट पर्सन इन हिंदी ओनली, हाउ डू यू फील? अगर आपको कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उसको हिंदी में जवाब दे रहे हैं, तो मुझे यह बता दो आपको कैसा फील होगा। आप खुद से 2 सेकंड के लिए सोच के देख लो। मेरे दोस्त याद रखिएगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है कि आपको हिंदी आनी चाहिए, और वो आप सभी को आती है। अब दूसरा फील ये है मेरे दोस्त कि हिंदी आ गई, अब सर हमें जॉब करनी है, और जॉब में आपको 2 लैंग्वेज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी आपको आती है, इंग्लिश अब सीख लो। सो ये एक बहुत ही प्यारा मौका है, और मुझे याद आया कि इस बैच में हमने अनाउंसमेंट नहीं की, तो उस बैच को जाके आप खरीद सकते हैं। 3 मंथ्स की उसकी ड्यूरेशन होगी। एंड एक बात मैं बता दूं, अगर आप 100% तैयार है ना सीखने के लिए, तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ये फैक्ट है मेरे दोस्त। आप सेल फोन को सेल फोन ही बोलते हो, आप बोतल को बोतल ही बोलते हो। बोतल को हिंदी में क्या बोलते हैं अगर मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 2 सेकंड के लिए। ठीक है ना भाई? मेरे हाथ में मैंने बोला एक बोतल है, आप ये बता दो इसकी हिंदी क्या है बोतल की। मैंने बोला कैप है, कैप की हिंदी तुरंत बोलो, कहता ढक्कन है सर। मैंने बोला कैप की हिंदी पता है, बोतल की हिंदी पता है? नहीं पता। तो जिस चीज को हम जैसे, ठीक है, वेरी गुड, जिस चीज को हम जैसे सीखते हैं उसको हम वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यह है इस स्पोकन इंग्लिश बैच का पर्पस। जितनी ज्यादा आप इंग्लिश सीखोगे, जो बुक्स होंगी, जो पीडीएफ्स होंगी, वो आपको सारी मेरी साइड से मिलेगी। बुक्स आपको पीडीएफ शेप में मिलेगी। अगर आप मेहनत करने लग गए मेरे साथ लगकर, तो सिर्फ 3 महीने में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ये एक आप बिल्कुल 100% श्योरिटी लेके चलो, बट मेहनत करनी है आपने, इस बात को आप दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होती है डियर उसकी क्लास, मंडे टू फ्राइडे। दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, इंग्लिश और हिंदी का, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश ज्यादा जरूरी है हिंदी, भाई हिंदी ज्यादा जरूरी है, वो हमारी मातृभाषा है। दूसरी बात, इंग्लिश एक घटिया लैंग्वेज है। मैं सच्ची बता रहा हूं, इंग्लिश वाकई में एक बकवास निहायती घटिया लैंग्वेज है, और इंग्लिश की सिर्फ इतनी औकात है कि आप उसको 3 महीने में सीख सकते हो। अब किसी में दम है तो वो हिंदी को 3 महीने में सीख के दिखा दे। बेटा पूरी उम्र चली गई हमें, तब जाके हिंदी आई है। आप सोच के देखो, बचपन में इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी हिंदी को, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिंपल सी सेंस है। इंग्लिश का इंटरनेशनल होने का भी रीजन यही था, क्योंकि अंग्रेजों ने ज्यादातर हिस्सों में जो है आपको पता है शासन किया था। शासन किया था, ये कूट कूट कर अपनी भाषा बुलवाते थे, और हम भारतीयों को उस टाइम पे नौकरी चाहिए थी, तो मजबूरी में इनकी हमें भाषा, ठीक है, सीखनी पड़ गई। ये फैक्ट है। बट बेटा फैक्ट ये भी है कि पापी पेट पालना है, फैक्ट ये भी है कि नौकरी करनी है, फैक्ट ये है कि पापी पेट पालना है, और फैक्ट ये भी है कि नौकरी करनी है। सो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। वरना सच बताऊं तो इंग्लिश के लिए सर के दिल में भी गुस्सा है, मेरे दिल में भी गुस्सा, हर किसी के दिल में गुस्सा है, बट ना चाहते हुए हमने यहां पर कहा, कहीं इसमें देखो इंग्लिश कहीं ना कहीं ना चाहते हुए यूज करनी पड़ती है। गुस्सा तो भाई साहब हमारे हर एक के दिल में बैठा हुआ है, समझ पा रहे हो आप? तो ये चीज यहां पर है। डन है? क्लियर हुई जी बात? तो इसी के रिगार्डिंग ये बैच है। और डियर अभी आप इसको, इसकी रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी, आपको इसकी रिक्वायरमेंट तब महसूस होगी जब मैं आपको अपने स्पोकन बैच में ऐसे ऐसे इंसानों से भी मिलवाऊंगा जो अपने आप में डॉक्टर हैं, अपने आप में इवन बिजनेसमैन है, अपने आप में इवन सरकारी महकमे में लगा हुआ एक हवलदार हो, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, वो है, और वो स्पोकन बैच कर रहे हैं। मैं बोला अब क्यों कर रहे हो स्पोकन?
कहता है सर गाड़ी से कोई भी टचपुंजिया उतरता है, इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर देता है, वो इंग्लिश बोलता रहता है, मैं हिंदी बोलता रहता हूं, गलती उसकी है, दब मैं रहा होता हूं। दिस इज द फैक्ट। अगर आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है और अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, अब ऑफिसर आप हैं और दब आप रहे हो, जस्ट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली एंड इंटेंशनली ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ताकि वो आप पर प्रेशर बना सके। और आप वहां खड़े हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। आप हिंदी में बोलोगे फिर वो इंग्लिश बोलेगा, फिर आप हिंदी में बोलोगे फिर वो इंग्लिश बोलेगा। तुम बोलोगे अरे चलान काटना है भाई, वो आप डिफेंड करेगा अपने आप को इंग्लिश में, आप फंसोगे। फिर आपको क्या लगेगा, यार स्पोकन बैच कर लेना चाहिए। फिर क्या होगा, देर हो जाएगी, आप तब करोगे। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, दिल से रेस्पेक्ट है, दिल से सैल्यूट है। बट मेरे बच्चे, आपको मेरे भाई नौकरी करनी है, और वो करने के लिए जो उस टाइम पे फेस करोगे ना, वो आपके दिल में कहीं ना कहीं चुभ रहा होगा, यार ये 2 कौड़ी की भाषा है, एक बार ये और सीख लेता तो मजा आ जाता, एक बार ये और सीख लेता तो मजा आ जाता। सो 3 महीने आपको इतने कंफर्टेबल बना देंगे कि आप इंग्लिश को समझना स्टार्ट कर दोगे, बोलना स्टार्ट कर दोगे, जिसको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट द बैच इन द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, आई विल स्पीक हिंदी एज वेल एज आई विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, बट आफ्टर सम टाइम आई ट्राई टू यूज ओनली इंग्लिश सो दैट यू कैन, हाँ वेरी गुड, यू कैन बी कंफर्टेबल वाइल लिसनिंग इंग्लिश, कि आप इंग्लिश को सुनते दफा कंफर्टेबल हो जाए और आराम से इंग्लिश को सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना भी चालू कर दोगे। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो भाई साहब हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे और सबटाइटल से सारी मूवी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, बेटा उनका एक्सेंट समझ नहीं आता, इंग्लिश तो आपको आती है। समझ पा रहे हो? सो जो आने वाला फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूं ना, वो अभी से आप उसको फेस करने लग जाओगे। ठीक है भाई? तो ना चाहते हुए ये चीजें तो हमें ऑप्ट करनी है। डन है? और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं आप। अच्छा, एक और कर सकते हैं आप, अगर इसका बैच स्टार्ट हो गया है और 10-12 दिन हो चुके हैं, उसकी डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं। उसकी डेमो के लिए पता है क्या करोगे आप यूट्यूब पर जाकर जयदीप सर लिख दीजिएगा, आपको इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल दिख जाएगा। आप उस यूट्यूब चैनल की वीडियोज में जाओगे ना, आपको वहां स्पोकन क्लास की वीडियोस दिख जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वहां पर 3-4 डेमो ली हुई है। आप उसमें से कोई भी एक क्लास देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, हाँ सर कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो से कराएंगे तो करा भी रहे हैं। ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? ये हाँ, अगर फोर्स है डियर, इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी, मिलेगी आपको 100% मिलेगी। भाई अभी यूपीएससी का नहीं देखा आपने, 99% इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, सिर्फ 11 बच्चों को लिया हिंदी मीडियम से। कर लो भाई, हमारी मातृभाषा हिंदी है भाई, मातृभाषा हिंदी। उन्होंने थोड़ा ना मना किया, उन्होंने बोला ये हिंदी जानते हैं, हाँ उन्होंने बोला ये हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, तो कौन सा लूंगा मैं, हिंदी इंग्लिश वाला चुन लिया, सिंपल है। तो इसमें ये थोड़ा है कि उन्होंने डिसरेस्पेक्ट कर दी। यूपीएससी ने अपने आप को बचाव कैसे किया है, पता है क्या बोला है? कहता है सिर्फ हिंदी जानते हैं, हाँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो मैं किसको चुनूंगा भाई डिपार्टमेंट में? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को चुनूंगा, मैं खाली ओनली हिंदी को क्या चुनूंगा? आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं इंग्लिश प्लस हिंदी, एक बंदा लिख रहा है हिंदी ओनली, तो वो किसको चुनेगा? वो तो सीधा सीधा बोलेगा ना भाई इंग्लिश हिंदी वाले को बोले जाओ। आप जॉब पे लगे हो बॉस, हाँ आप इंग्लिश हिंदी दोनों जानते हैं, आपको ऑफिशियल वर्क दिया जाएगा, आप खाली हिंदी जानते हैं, कहता चल फील्ड वर्क में, आपको फील्ड का काम दिया जाएगा। वहां से भीड़ें हटानी है, वहां से ट्रैफिक हटाना है, वहां से ये हटा लो, बाहर सड़कों पे भेज दिया जाएगा। कहता खाली हिंदी जानते हो ना, जाओ सड़कों पे। अगर आप इंग्लिश भी जानते हैं तो आपको फाइल का काम दिया जाएगा, मस्त एसी में बैठ के ऑफिस में काम संभाल रहे होगे, क्योंकि ये बंदा इंग्लिश में भी जानता है। सारा पेपर वर्क किसी भी ऑफिस में सब इंग्लिश में होता है भाई, इंग्लिश में टैकल भी कर लेगा, बोल भी लेगा, देख भी लेगा, समझ भी लेगा। तो इंग्लिश बोलनी, पढ़नी, ठीक है, मीनिंग निकालना, आपको हर चीज सीखनी है। मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं आज के टाइम में भारत देश में, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस रह गई है। अब जो बच्चा रह गया था ना, हिंदी हमारी मातृभाषा, आपको पता है मेरे दोस्त वो भी हिंदी ऐसे लिख रहा था, बताओ क्या करूं मैं उसका? भाई हिंदी भी तो इंग्लिश में लिख रहा है, ठीक है, देख लो उसकी मतलब उसकी हरकतें देख लो। कहता है सर हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और लिख हिंदी ऐसे रहा है। मैंने बोला वाह गुरुजी सैल्यूट है आपको, कहां तक बचोगे? हिंदी ऐसे तो नहीं लिखना चाहिए था फिर उसको भाई साहब, उसको तो हिंदी टाइपिंग। फिर मैंने उसका फोन देखा, मैंने बोला फोन इधर ला, हाँ मैंने फोन देखा सारा इंग्लिश में है। मैंने बोला इसके सेटिंग में जाके हिंदी क्यों नहीं कर लेता, सेटिंग में जाकर हिंदी क्यों नहीं कर देता? भाई फोन की तो सेटिंग हो जाती है हिंदी ओनली में, सब कुछ हिंदी में आएगा।
मतलब ये नाम फीड कर रखे हैं तूने, हाँ। मतलब फिर कहता तूने अपने पापा का जी का भी नाम फीड किया, हाँ। कहता पापा जी लिखा हुआ, पापा जी। मैंने बोला ये क्यों लिखा है भाई, हिंदी में होना चाहिए तो। अब बताओ मेरे दोस्त कहां तक बचोगे। सो जो चीज की होता है ना, वो कहता है ना जो समय के साथ बदल गया भाई साहब वो बदल गया, जो समय के साथ नहीं बदला उसने भाई साहब हमेशा लॉस ही झेला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ ये हुई ना बात। तो ये, तो जिसको भी इंग्लिश बोलना सीखना है, और याद रखिएगा बेटा मेरे प्रेशर से नहीं, दिल से सीखना है। ठीक है, मेरे प्रेशर से नहीं, दिल से सीखना है। जिसको आने वाला फ्यूचर अपना संवारना है, उसे पता है आने वाला फ्यूचर क्या आने वाला है, भाई वो उस बैच को ज्वाइन करे। ये नहीं सर ने 5-7 मिनट का भाषण दे दिया, हमारे अंदर उबाल आ रहा है भाई साहब, अब मैं बैच ले लेता हूं। बैच लेने से इंग्लिश नहीं आएगी, वो बैच लेकर मेरे भाई प्रैक्टिस भी करनी है। जो होमवर्क दूंगा मैं बुलवाऊंगा, तो आपको अपनी एज से बाहर आके बोलना भी है। एक बचपन लौटाना है आपने। जैसे बचपन में जब टीचर बोलते थे तो हम बोला करते थे, ठीक है ना, वो आपने यहां पर करना है। डन है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रेशर में नहीं लेना है, मोटिवेशन से नहीं लेनी है इंग्लिश की क्लासेस। स्पोकन आपने लेना अगर आपको दिल से इंग्लिश बोलना सीखना है तो। क्लियर हो गया ना। तो ये चीज याद रखिएगा, जो दिल से चाहता है वो बैच ले और पढ़े। बैच की कॉस्टिंग मैटर नहीं करती, कॉस्टिंग तो 800 रुपए का बैच है भाई। बैच तो हमने पता है, अब हमारे ऐप पर कोई भी बैच देखो उसकी कॉस्टिंग होती ही नहीं है ज्यादा। मेहनत मांगती है चीजें, कॉस्टिंग नहीं है, मेहनत मांगती है, समय जरूरी है, कॉस्टिंग नहीं। तो याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। नहीं हाँ, डेमो के लिए आप इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च कर लेना यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल पर जाओगे, आपको सारी डेमो क्लासेस इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश डेमो दिख जाएगी, 3-4 क्लासेस। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस हालांकि मैंने ले रखी हैं इंग्लिश की। स्पोकन की देखना, इंग्लिश की आपको पता है ना, नॉर्मल क्लासेस भी आपको मिलेंगी, स्पोकन ओनली आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो जयदीप सर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाएगा। डन है, चलिए थैंक यू सो मच। आओ सर। हाँ जी, आ जाए अपने टॉपिक पर। वापस टॉपिक पर आ जाए। अरे हेमराज तो पागल वागल है क्या है? मतलब हद कर रहा था, मैं तेरे कमेंट देख रहा था। कोई टीचर आए हुए हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो जरूरी था बकवास करना कि डेटा नहीं है अब जाओ ये वो। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, वो अपनी कोई बात आपके सामने रख रहे हैं, उनकी बात को सुनो ध्यान से। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि जबरदस्ती अकाउंट से पैसे काट के बैच परचेज हो जाएगा। समझदार होने के बाद ऐसी हरकतें करते हो ना भाई, मुझे आता बहुत तेज गुस्सा फिर। गलत बात है ना, कम से कम ये तो देखा करो कोई नया टीचर आया है, ठीक है मुझसे कह रहे हो कुछ भी चलता है, समझ आता है। और एक दो लड़कियां वो भी कह रही थी तो अभी ले लें क्या हम बैच, सीमा नाम से कमेंट पढ़ रहा था मैं। होश में आ जाओ, सुधर जाओ। तैयारी पुलिस के एग्जाम की कर रहे हो, आईपीएस के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। इतनी ओवर एक्टिंग ठीक नहीं होती है। जब सामने कंधे पे पीतल के स्टार लगाए हुए एसएचओ या आईपीएस खड़ा हुआ होगा ना, आवाज नहीं निकलेगी, शरीर कांपता है फिर। और मैंने कमेंट पढ़े, 4 से 5 लड़कियों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यार। हद है। आओ चलो ताप्ती नदी में घुमा के लाते। हेडिंग डालो ताप्ती रिवर। हेडिंग डालो ताप्ती नदी। रौनक का कमेंटर है, अरे पढ़ाओ। पढ़ाऊं, मैं तो सोच रहा था तेरे साथ बातें कर लूं 2-3 मिनट, है ना। और तेरा कमेंट नहीं आता तो मैं पढ़ाता नहीं फिर। हेडिंग डालो ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ध्यान से समझना ये कहाँ बहती है, तो आपका आंसर होगा यह नदी नर्मदा के समांतर बहती है। कैसे बहती है नदी? नर्मदा नदी के समांतर बहती है ना। जैसे जैसे नर्मदा बहेगी वैसे वैसे ये नदी बहेगी, बिल्कुल यूं, और एंड यहीं पे आके होना है ना। फर्क है लेकिन, नर्मदा इससे बड़ी है, इसकी लंबाई जो है वो 728 किलोमीटर है। क्या ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? भ्रंश घाटियों का मतलब है यहां पर कुछ इस टाइप से यू रास्ता बना हुआ है, ये एक नदी है, राइट। जब ये वाली एक नदी है तो जब ये यहां से यूं बहेगी तो क्या होगा, जो अवसाद होंगे नदियों के वो यहीं रह जाएंगे। तो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, यूं शार्प एज माउथ बनाते हुए, यानी एकदम पाइपलाइन की तरह ज्वार नद मुख बनाते हुए क्या हो जाएगा, नदी का एंड हो जाएगा। तो ये, और इसको क्या कहा जाएगा, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इस वजह से क्या नहीं करती, ये क्या करती है, ये ज्वार नद मुख बनाती है, ना कि डेल्टा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? वेरी गुड। अगले पॉइंट पे आ जाओ। ताप्ती नदी की अगर मैं आगे बात करूंगा तो और क्या खास बात है ताप्ती नदी में सर? ताप्ती नदी की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा नहीं बनाती है, इसके समांतर बहती है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, है ना। ये नदी, नर्मदा और ताप्ती के बीच क्या है, या नर्मदा और ताप्ती को कौन अलग करता है? नर्मदा और ताप्ती को कौन सी नदी अलग करती है? नर्मदा और ताप्ती को सतपुड़ा पर्वत। इसको सतपुड़ा पर्वत अलग करता है। क्या होता है इसमें, सतपुड़ा पर्वत जो है वो क्या करता है, इसको अलग करता है। बात क्लियर है यहां तक? जैसे रूपाली का कमेंट आ रहा है, इन्होंने इतना बड़ा कमेंट भेजा हुआ है, कम से कम इतना बड़ा, पूरी स्क्रीन पे राम 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 राम, क्या हो गया है? कैसे लाली पागल वागल हो गई है क्या? है, यूपी की भाषा में बात करके समझाओ। आरिफ का कमेंट आ रहा है, सर बातें ज्यादा करते हो। हाँ बिल्कुल, बातें ज्यादा करते हैं। हम्म। सुबह से पढ़ाया कहाँ है, तेरे महल्ले की तो बातें कर रहे हैं हम, आज पूरे दिन हो गया। अब बात आ जाती है इसकी सहायक नदी कौन सी है। ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? एक है अनेर नदी, अनेर और पंजारा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई पूरी। एसएससी जीडी में आया था, नर्मदा और ताप्ती को कौन अलग करता है? आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। नोट कर दो जल्दी से। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है यार। नोट हुआ?
चलिए, ये पूरा हो गया। ठीक है, ताप्ती नदी कहां जाकर गिरती है? भाई ये खंबात की खाड़ी में ही तो गिर रही हैं सब नदियां। अब आ जाओ इधर, यहां से एक नदी यूं निकलेगी और यहां जाके गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा महानदी। है ना? क्या नाम है? महानदी। महानदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका उद्गम कहां से होता है? महानदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? तो आपका आंसर होगा सिंहावा पहाड़ी से। और जो ये सिंहावा पहाड़ी है ये कहां पर है? अरे, जो सिंहावा पहाड़ी है ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा, ये पड़ती है किस जगह पे? आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो महानदी जो है ये कहां बहती है? तो आपका आंसर होगा, ये नदी बहती है कहां कहां? ये नदी बहती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से और आगे जाती है तो उड़ीसा, उड़ीसा से और आगे जाती है तो बंगाल की खाड़ी। ये इसका रास्ता हो गया, राइट। अब अगर मैं बात करूंगा उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक दो जगह इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है संबलपुर और एक है कटक। अगर मैं बात करूंगा संबलपुर की, तो यहां पे क्या है? संबलपुर में हीराकुंड बांध है। और अगर मैं बात करूंगा कटक की, तो कटक नामक स्थान पर क्या हो जाता है? इसका अंत हो जाता है। महानदी की और क्या खास बात है? महानदी जो है इसकी खास बात यह है कि इसकी जो घाटी है, घाटी का मतलब क्षेत्र, इस नदी की जो घाटी है, इस नदी की घाटी में क्या पाया जाता है? तो आप लिखोगे इसी में कोल फाउंड। इस नदी की घाटी में क्या होता है सर? कोयला पाया जाता है। इस नदी की घाटी में क्या होता है? इस नदी की घाटी में कोयला पाया जाता है, महानदी की घाटी में। और इसकी सहायक नदी क्या होगी? सहायक नदी की अगर मैं बात करूंगा, तेल नदी, ओंग रिवर और शिवनाथ रिवर। सहायक नदी होगी तेल नदी, एक होगी इसी की सहायक नदी ओंग नदी, एक होगी शिवनाथ। ये तीन सहायक नदियां होंगी। ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन पैट में था। ओके, हीराकुंड बांध कहां है? लिख तो रहा है साफ, ओडिशा के संबलपुर में है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध की खास बात क्या है? ये सबसे लंबा बांध है। कैसा बांध है ये? सबसे लंबा बांध। ये जो बांध है सबसे लंबा बांध है। ठीक है, नोट कर दो इसको जल्दी से। तीन नदियां और हैं, जल्दी से पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश कर देते। सर जी, कोयला नदी से ही पाया जाता है क्या? ऐसा नहीं है, कोयला नदी से पाया जाता है। मैंने क्या लिखा हुआ है? इस नदी के क्षेत्र में, जैसे ये नदी बह रही है, राइट, तो इस नदी के आसपास वाले रीजन में, जैसे यहां ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो यहां पाया जाता हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, मतलब कि आसपास वाले क्षेत्र में, है ना?
आसपास वाले क्षेत्र में क्या है, तो आपका आंसर होगा यहां पे आसपास वाले क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, नदी के अंदर नहीं। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बट करंट में इसकी लंबाई बढ़ गई है ऐसा बता रहे हैं, तो आप लिख लेना लगभग 900 किलोमीटर है इसकी नई लंबाई। हो गया, यहां तक हो गया। गुरुजी ताप्ती का उद्गम कहां से होता है? ताप्ती नदी जो है ये निकलती है आपकी बैतुल नामक स्थान, सतपुड़ा रेंज से निकलती है बैतुल नामक स्थान पे। रफ कर दूं इसको, चलो। महानदी के बाद अब आपको हेडिंग डालनी है, कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी की अगर मैं बात करूंगा तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? गोदावरी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी निकलती है सर त्रियंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक से। कहां से निकलती है ये? त्रियंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक से। और त्रियंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये नदी बहती है, महाराष्ट्र है, यहां से और आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना है, तेलंगाना से और आगे अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से और आगे जाएगी तो आंध्रा है। अगर मैं बात करूंगा इस नदी की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। इतनी लंबाई के साथ ये लॉन्गेस्ट रिवर है कहां की, तो आपका आंसर होगा लॉन्गेस्ट रिवर है ये साउथ इंडिया की। हिंदी में लिख देता हूं यार। दक्षिण भारत में अगर हम बात करेंगे तो ये है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, है ना। गोदावरी कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है। कहां की? दक्षिण भारत की। देखो सबसे लंबी नदी का नाम गंगा, गंगा के बाद कौन सी आ जाती है? गोदावरी। गोदावरी के बाद कौन सी आ जाती है? कृष्णा नदी। ये टॉप 3 नदियां हैं। गोदावरी की अगर मैं बात, गंगा की अगर मैं बात करूंगा तो 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा जो है ये लगभग 1400 किलोमीटर। ये टॉप 3 रिवर हैं। ओके। एक कह रहा है सर जी लंबी तो गंगा है, पागल पागल हो गया, क्या लिखा हुआ ये? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, तो उत्तर भारत में ना, और भारत की दूसरी लंबी नदी है। तो इस नदी को कुछ अलग अलग नाम से जाने जाती है। एक नाम दिया जाता है इसको ओल्ड गंगा, एक नाम दिया जाता है इसी नदी को क्या, तो आपका आंसर होगा इसको एक तो कहा जाता है वृद्ध गंगा और एक कहा जाता है दक्षिण की गंगा। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आंसर होगा मंजिरा नदी, है ना। मंजिरा नदी, पूर्णा नदी, क्या बोलते हैं इसको, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, और प्राणहिता बनती है तेन गंगा, वेन गंगा,
और वर्धा, ये तीन नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? प्राणहिता बनाती हैं। मतलब ये सभी क्या है? सहायक नदी है। ये सभी क्या है? सहायक नदी है गोदावरी के। मैप पर देखो गोदावरी को कहाँ है। यहां से यूं निकलती है और यूं आगे बढ़ते हुए यहां इसका हो जाता है एंड। ठीक है जी, ये हो गई क्या? गोदावरी। सर जी महानदी लिखवाई है आपने दक्षिण की गंगा, तो कब लिखवा दी महानदी दक्षिण की गंगा? यार चौधरी नाम से कमेंट आ रहे यार, फालतू के मजे मत ले, मैं ब्लॉक करा दूंगा यहां से, कुछ कमेंट नहीं कर पाएगा, फायदा क्या हुआ? राधे नाम से कमेंट आ रहा है मैप अच्छा नहीं बना, आके बना ले फिर खुद। मतलब यार इतना क्यों फालतू के ड्रामे पे उतर आते हो? अगर आप ये जानबूझ के अगर क्या नाम है कमेंट करोगे, जैसे अभी कमेंट आ रहा है सुमन का, सुमन इतना क्यों बोलती हो आप? कमेंट आ रहा है इनका कि पहले गंगा की लेंथ 2255 आई थी, जब है नहीं लंबाई तो क्या वैसे ही जबरदस्ती लिखा देंगे? जानबूझ के टाइम खराब करोगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आगे बात समझ में? और बैच को आप खुद जानबूझ के खराब कर रहे हो। जो चीज है ही नहीं, अब वो जानबूझ के कमेंट कर रहा है, और उस गधे को सब पता है कि क्या नाम है दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, और बड़ा खुश हो रहा होगा, देख गुरुजी से अभी मजे लेते हैं हम तो, कमेंट कर दिए। अबे मजे लेने तो मूवी देखने जा, थिएटर में जा, वहां जाके मजे ले। माही नदी में लिखवाया था मैंने गंगा ऑफ साउथ इंडिया, नहीं गंगा, गंगा ऑफ साउथ राजस्थान लिखवाया होगा, एक बार चेक करो उसे। माही नदी जो है उसको दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है। माही नदी जो है उसको कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की गंगा। देख लो एक बार, चेक कर लो। दक्षिण राजस्थान की गंगा है वो, दक्षिण भारत की गंगा नहीं है। इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, और कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कुछ गिने चुने स्टूडेंट तो भाई साहब इतने ठेठ स्टूडेंट है ना भाई साहब, मैं कह नहीं सकता, मजाक की बात नहीं, बाई गॉड मजाक नहीं कर रहा, इतने बिल्कुल ही गिरे हुए स्टूडेंट नहीं देखे मैंने, कुछ गिने चुने कमेंट ऐसे आते हैं, बाकी इतने अच्छे स्टूडेंट है, कोई मतलब नहीं सर, पढ़ाओ आप, बात खत्म। अब हेडिंग डालो कृष्णा, कृष्णा और कावेरी एक साथ करा रहा हूं। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर कहां पर है? सुबह से महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। अगला पॉइंट होगा कृष्णा नदी का, इसमें आप लिख सकते हो कि एक गोदावरी, गोदावरी के समांतर बहती है।
ठीक है। CH का मतलब है छत्तीसगढ़। गोदावरी के समांतर होती है, ठीक है, समांतर बहती है। पहले बना देता हूं मैं इसको। कृष्णा नदी। गोदावरी के समांतर बहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कृष्णा नदी की, तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर। क्या खास बात है सर? अब देखो ध्यान से, जो ये वाला एरिया है ना गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है केजी बेसिन, है ना। इस एरिया को क्या कहा जाता है? केजी बेसिन कहा जाता है। और जो ये केजी बेसिन है, ये धान की खेती यहां ज्यादा होती है। धान की खेती ज्यादा होती है, और धान की खेती ज्यादा होती है, इसी वजह से इस केजी बेसिन को कहा जाता है क्या? आपका आंसर होगा धान का कटोरा। इसको कहा जाता है बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। बाकी अगर मैं बात करूंगा कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपका आंसर होगा, इसमें है तुंगभद्रा आती है, भीमा आती है, घाट प्रभा आती है, और आती है इसमें माल प्रभा, और आती है इसी में दुधी गंगा। ये सब क्या है? सहायक नदियां हैं। नोट कर दो इसको। दुधी गंगा या दूध गंगा एक ही बात है। कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना इसी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। अब आप एक और हेडिंग डालो, कावेरी। एक और हेडिंग डालो, कावेरी नदी। कावेरी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी से उद्गम होता है। क्यों होता? किस? हम्म। ये नदी कहां कहां बहती है? तो आपका आंसर होगा, ये नदी बहती है मुख्य रूप से दो राज्यों में। देखो ध्यान से,
एक तो बहती है कर्नाटक और एक बहती है कहां, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। एक तो कर्नाटक में और कहां पे, तमिलनाडु में। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है नदी। तो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, बात को बहुत ध्यान से समझना, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है ये 6 महीने है ना। ये कितने महीने सर, ये यहां कर्नाटक वाले क्षेत्र में 6 महीने ग्रीष्म ऋतु में 6 महीने ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। और जो ये क्षेत्र है यहां पे क्या होता है, 6 महीने शीत ऋतु में वर्षा होती है। छह महीने शीत ऋतु में वर्षा होती है। पूरे साल वर्षा का जल जो है ये नदी प्राप्त करती है। तो इसी वजह से इसको माना जाता है क्या, एकमात्र ऐसे लिखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी या एकमात्र 12 मासी नदी माना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कहा जाता है। बात बराबर है यहां तक। अब ध्यान से समझना, उद्गम कहां से होता है, कर्नाटक से। तमिलनाडु में क्या खास बात है, तमिलनाडु में ये नदी डेल्टा बनाती है। तमिलनाडु में क्या करती है, डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा को क्या कहा जाता है, डेल्टा को कहा जाता है दक्षिण भारत का बगीचा। इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का बगीचा, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। बात क्लियर है। चलो, उपेंद्र का इतना लंबा कमेंट आया है, SITYKXUB, मतलब ऐसे करके यूं कर देते ना, सावास मेरे शेर। बेटे अभी से इतनी फ्रस्ट्रेशन है, अब सोच नौकरी न लगी तो क्या होगा, दीवारों में सर मारना शुरू कर देगा, है ना। अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ तब तुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। कर्नाटक 6 महीने वर्षा, 6 महीने इधर वर्षा। एक और चीज समझ लो, इसी में कावेरी में लगे हाथ। 6 महीने जो वर्षा प्राप्त होती है ना गर्मी के मौसम में, 6 महीने जो गर्मी के मौसम में वर्षा प्राप्त करती है ये नदी कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो ये वर्षा होती है किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून। किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये 6 महीने वर्षा होती है। और ये वर्षा जो होती है ये होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण। किसके कारण होती है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्या है, विवादित है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या है, विवादित है, कावेरी नदी। अब क्योंकि दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है, राइट, दक्षिण भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एक बार चेक करो गोदावरी में हमने क्या लिखा है, वहां मैंने लिखा है दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की नहीं, ठीक है ना।
हरिंदर का कमेंटर है, सर जी शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या है? शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वो केवल और केवल उत्तर भारत में होती है, जबकि अगर हम बात करेंगे पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट पे जो वर्षा कराता है वो वर्षा कराता है उत्तर पूर्वी मानसून। अब बात आ जाती है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी में आ जाती है अमरावती, नेक्स्ट आ जाती है अकरावती, नेक्स्ट आ जाती है हतमाथी, नेक्स्ट आ जाती है लक्ष्मण तीर्थ। ये क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, लंबाई अगर पूछी जाती है कावेरी की तो लगभग 805 किलोमीटर है। मैप पर अगर आप बनाओगे तो कावेरी नदी जो है वो यहां पर यूं है ऐसे, इसका नाम है कावेरी। भारत की नदी होगी पूरी। चलो, ब्रह्मगिरी कहां पर है? ब्रह्मगिरी पर्वत जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलो ये चैप्टर फिनिश। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।